तो बच्चों, कल हमने सामाजिक परिवर्तन का अर्थ, परिभाषा और प्रकार पर प्रकाश डाला था और उन प्रकारों में हमने एक प्रकार उद्विकास को पढ़ लिया था। आज हम नेक्स्ट में उन्हीं प्रकारों के एक दूसरे स्वरूप पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है क्रांति अर्थात रिवॉल्यूशन। और उसके साथ ही हम एक नज़र डालेंगे प्रगति पर अर्थात प्रोग्रेस। चलिए तो टॉपिक को शुरू करते हैं। क्रांति, आंदोलन एवं क्रांति को भी सामाजिक परिवर्तन के महत्वपूर्ण स्वरूप माना जाता है। हर्बर्ट ब्लमर जैसे विद्वानों ने क्रांति को आंदोलन का ही एक प्रकार माना है। क्रांति आंदोलनों का उद्देश्य संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को परिवर्तित करना होता है तथा इसका कारण वर्तमान व्यवस्था में पाई जाने वाली अत्यधिक जो अशांति होती है, असंतुष्टि होती है, उसको बदलना होता है। ऐसे आंदोलनों में सामान्यतः हिंसा का प्रयोग भी किया जाता है, परंतु यह ऐसे आंदोलनों की आवश्यक विशेषता नहीं मानी जाती है। क्रांति अत्यधिक तीव्र परिवर्तन है जिसका उद्देश्य संपूर्ण सामाजिक अथवा राजनीतिक व्यवस्था को पूरी तरह से बदल देना होता है। इसके परिणाम स्वरूप सामान्यतः राजनीतिक परिवर्तन आते हैं तथा इसमें वैध और अवैध सभी प्रकार की कार्यविधियों का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए किम्बल यंग ने क्रांति को एक ऐसा आकस्मिक सामाजिक परिवर्तन बताया है जो साधारणतः वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था को बलपूर्वक उलट देने की घटना से संबंधित है। ठीक है, और जिसके फलस्वरूप कानूनी तथा सामाजिक नियंत्रण के नवीन स्वरूपों की स्थापना होती है। तो मैंने आपको बताया क्रांति क्या है और क्रांति के संबंध में हर्बर्ट ब्लमर और किम्बल यंग इन दोनों के विचारों से आपको परिचित कराया। अब समाजशास्त्र में हमारे एक समाजशास्त्री हैं सोरोकिन। इन्होंने क्रांति का विस्तृत अध्ययन किया है। इन्होंने 1600 क्रांतियों का मनन, अध्ययन और विश्लेषण किया है। तो बच्चों, जो व्यक्ति 1600 क्रांतियों का अध्ययन करे, विश्लेषण करे, मनन करे और उसके बाद निष्कर्ष निकाले कि क्रांति अस्वाभाविक एवं समाज के लिए अहितकारी होती है। समझ आया? क्रांति मतलब इसका मतलब है 1600 अध्ययन के बाद जो बात सिद्ध हुई है तो उससे हम नकार नहीं सकते। इन्होंने अपनी 3 प्रमुख पुस्तकों में द सोशियोलॉजी ऑफ रिवॉल्यूशन एंड द सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स और मैन एंड सोसाइटी इन क्राइसिस, ये 3 किताबें हैं इनकी। द सोशियोलॉजी ऑफ रिवॉल्यूशन एक हो गई, सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स दूसरी हो गई और मैन एंड सोसाइटी इन क्राइसिस तीसरी हो गई। इन तीनों पुस्तकों में क्रांति के बारे में विचार प्रस्तुत किए हैं। इनके अनुसार क्रांति एक तीव्र परिवर्तन है। तो देखिए, तीव्र परिवर्तन मानने वाले 2 राइटर आपके समक्ष आ गए, है ना। तीव्र परिवर्तन इन्होंने माना है जो व्यक्तियों के व्यवहार को बदल देता है और जिसके कारण प्रचलित विचारों, मान्यताओं, मानसिक स्थितियों, विश्वासों और मूल्यांकन कसौटियों में परिवर्तन आ जाता है। अब देखते हैं क्रांति के पहलू क्या हैं। तो क्रांति के 2 पहलू उजागर होते हैं। पहला देखिए, बाहरी या व्यवहारात्मक पहलू, जिसमें व्यवहार संबंधी परिवर्तन होते हैं, जिसको हमने क्या कहा है, पहला बाह्य या व्यवहारात्मक पहलू, जिसमें व्यवहार संबंधी परिवर्तन होते हैं। और दूसरा देखिए, आंतरिक या मनोवैज्ञानिक पहलू,
ये मन से रिलेटेड है, मानसिकता से रिलेटेड है। इसमें व्यक्तियों के विचार आते हैं, विश्वास आते हैं और मूल्यों में परिवर्तन होता है। क्या होगा इसमें? व्यक्तियों के विचारों में, विश्वासों में और मूल्यों में परिवर्तन होगा। जब समाज में परस्पर विरोधी मानसिक प्रवृत्तियों में प्रबल संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तब भी क्रांति होती है। क्रांति का वह व्याधिकीय एवं विघटनकारी तत्व है जो केवल जनसंख्या को ही नहीं अपितु लोगों की सामाजिक स्थिति, लोगों के विचारों, लोगों की भावनाओं को भी पूरी तरह से प्रभावित करता है। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि इसका प्रभाव लोगों की सामाजिक स्थिति पर भी पड़ता है, विचारों पर भी पड़ता है और भावनाओं पर भी पड़ता है। सोरोकिन ने समाज के लक्ष्यों और मूल्यों में अत्यधिक गड़बड़ी, अस्थिरता एवं अनिश्चितता को क्रांति का प्रमुख कारण माना है। तो आप देखिए, सोरोकिन की बात को से आपको सहमत होना पड़ेगा। कैसे? क्योंकि उन्होंने समाज के लक्ष्यों और मूल्यों में अत्यधिक जब गड़बड़ी होती है तब क्रांति आती है, अस्थिरता अधिक होती है तब क्रांति होती है, अनिश्चितता होती है तब क्रांति होती है। अर्थात यही कारण क्रांति के लिए बनते हैं। जब समाज के अधिकांश लोगों की प्रधान मूल प्रवृत्तियों का दमन होता है, समझ आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? जब समाज के अधिकांश लोगों की प्रधान मूल प्रवृत्तियों का दमन होता है तथा उनकी न्यूनतम संतुष्टि भी नहीं हो पाती है, तो स्वाभाविक है क्या होगा? क्रांति की स्थिति पैदा होगी। क्रांति का प्रभाव संपूर्ण समाज पर पड़ता है क्योंकि इससे सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है, सामाजिक जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। हमारी संस्कृति, हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा, परिस्थिति, इन सारी चीज़ों में प्रभाव पड़ता है। चलिए अब हम नेक्स्ट में देखते हैं और वो है आपका प्रगति। प्रगति में क्या है बच्चों? समाज में परिवर्तन की प्रक्रिया निरंतर विविध रूपों में होती रहती है। उसमें क्या है? कुछ परिवर्तन धीरे धीरे निरंतर कुछ निश्चित लक्ष्यों की ओर स्वयं होते रहते हैं। इस प्रकार के परिवर्तन को सामाजिक उद्विकास कहा जाता है। जब परिवर्तन इच्छित एवं मान्यता प्राप्त दिशा में हो तब हम उसे क्या कहते हैं? प्रगति। ये अनायास नहीं होता है, ये हमें करना पड़ता है। कुछ परिवर्तन समाज में अचानक होते हैं जिन्हें क्रांति कह देते हैं। इसी प्रकार निर्धारित लक्ष्यों की ओर सुनियोजित रूप से आगे बढ़ते हुए जो परिवर्तन मानव द्वारा संपन्न किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम प्रगति कहते हैं। ठीक है, प्रगति क्या हुआ? निर्धारित लक्ष्यों की ओर सुनियोजित रूप से, दो बातें, एक तो आपके निर्धारित लक्ष्य हैं, सुनियोजित रूप से आप आगे बढ़ रहे हैं और उसके द्वारा परिवर्तन किया जा रहा है और परिवर्तन भी मानव के द्वारा संपन्न किया जा रहा है। तब क्या हो रहा है? तब प्रगति हो रही है। पाश्चात्य देशों में प्रगति का मापदंड भौतिक उन्नति माना जाता है। इसके विपरीत अपने देश अर्थात भारत में वैदिक युग में आध्यात्मिक उन्नति को ही प्रगति समझा जाता था। तो ये दोनों की संस्कृतियाँ अलग अलग हैं, परिस्थितियाँ अलग अलग हैं, तो जो वैल्यूज़ हैं वो भी अलग अलग होंगे। आधुनिक भारत में प्रगति की यह धारणा बदल रही है तथा समाज का एक बड़ा भाग आध्यात्मिक उन्नति के स्थान पर अब भौतिक उन्नति की ओर आकर्षित हो रहा है। इस प्रकार वैदिक युग में जो प्रगति का अर्थ था वह आधुनिक काल में परिवर्तित हो गया है। प्रगति की अवधारणा उतनी ही प्राचीन है जितना कि स्वयं मानव और मानव समाज का इतिहास। प्रत्येक समाज में अनादिकाल से सामाजिक विकास एवं प्रगति मानव का विचारणीय प्रश्न तथा अनुकरणीय लक्ष्य रही है। तथापि प्रगति विवादास्पद अवधारणा भी मानी जाती है। प्रगति की अवधारणा विभिन्न समाजों में, विभिन्न व्यक्तियों में, विभिन्न समयों में अलग अलग रही है, भिन्न भिन्न रही है। अब चलिए थोड़ा सा अर्थ देखते हैं हम प्रगति का। प्रगति शब्द जो है अंग्रेजी के प्रोग्रेस शब्द का हिंदी रूपांतर है। प्रोग्रेस का हिंदी रूपांतर है जो कि लैटिन भाषा के प्रोग्रेडियर शब्द से बना है। लैटिन भाषा का प्रोग्रेडियर
ग्रेडियर शब्द से बना है। इसका अर्थ है आगे बढ़ना। संस्कृत में प्रगति शब्द का अर्थ उपयुक्त लक्ष्य की ओर बढ़ना है तथा जितने प्रकार के लक्ष्य होंगे उतनी ही प्रकार की प्रगति होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। विभिन्न समाजों में विभिन्न लक्ष्य होते हैं, परंतु विकास और कल्याण के लिए परिवर्तन ही प्रगति कहे जाते हैं। प्रमुख विद्वानों ने प्रगति की जो परिभाषाएं दी हैं वो उनमें से मैं कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं आपको समझाती हूँ। एक परिभाषा देखिए, लूमले की परिभाषा है। लूमले के अनुसार प्रगति केवल उसी परिवर्तन को कहा जा सकता है जो हमने पहले ही निर्धारित कर लिया है। ये बात हमारी आपसे पहले भी हो चुकी है। निर्धारित लक्ष्य मायने रखते हैं प्रगति में, या जो हमारी इच्छित दिशा में हो। यानी प्रगति तभी होगी जब परिवर्तन इच्छित दिशा में हो। प्रगति इच्छित दिशा में परिवर्तन है, ना कि प्रत्येक दिशा में होने वाला परिवर्तन। प्रत्येक दिशा में तो नकारात्मक परिवर्तन भी होते हैं, लेकिन प्रगति जो है सकारात्मक परिवर्तन होती है। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं ऑगबर्न और निमकाफ। ऑगबर्न और निमकाफ ने प्रगति की परिभाषा में मूल्यों को प्रमुख स्थान दिया है। उनके शब्दों में उत्तमता के लिए होने वाले परिवर्तन को हम प्रगति कह सकते हैं। बहुत सुंदर परिभाषा ऑगबर्न और निमकाफ की है। उत्तमता के लिए होने वाले परिवर्तन को हम प्रगति कह सकते हैं। फिर से देखिए, उत्तमता के लिए होने वाले परिवर्तन को हम प्रगति कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हॉबहाउस के शब्दों में देखते हैं, प्रगति से तात्पर्य सामाजिक जीवन में उन गुणों की वृद्धि से है जिनके साथ हम जानबूझकर मूल्य जोड़ते हैं अथवा जिनके साथ तार्किक रूप से मूल्यों को जोड़ा जा सकता है। ठीक है, अब एक राइटर हमारे मैकाइवर और पेज के शब्दों में देखिए, जब हम प्रगति की बात करते हैं तो हमारा आशय केवल दिशा से नहीं वरन किसी अंतिम लक्ष्य की ओर जाने वाली दिशा से भी होता है। इस प्रकार के लक्ष्य की परिभाषा अवलोकनकर्ता के मूल्य निर्णय से होती है, ना कि कार्यरत शक्तियों की अनिवार्यता से। अब एक और परिभाषा देखेंगे, बहुत छोटी सी। जिन्स वर्ग के शब्दों में प्रगति का अर्थ इस दिशा में होने वाला विकास या उद्विकास है जो मूल्यों का विवेक युक्त हल प्रस्तुत करता है। इस तरह से मैंने आपको आज बताई क्रांति और प्रगति, दोनों के अर्थ बता दिए हैं, दोनों की परिभाषा बता दी हैं, दोनों अवधारणाओं से आपको परिचित करा दिया है। प्रगति की इन सारी परिभाषाओं के विवेचन से पता चलता है कि प्रगति मूल्यों पर आधारित है, अतः उसकी कोई वैज्ञानिक एवं सार्वभौमिक परिभाषा हम नहीं दे सकते। मूल्यों का निर्धारण शुद्ध रूप से व्यक्तिगत होता है और उसकी किसी भी अदालत में कोई अपील नहीं होती है। अतः प्रगति को वैज्ञानिक एवं सार्वभौमिक रूप से परिभाषित करना बहुत कठिन होता है। फिर भी यह बात स्पष्ट रूप से कही जा सकती है कि प्रगति का अर्थ वांछित लक्ष्य की ओर बढ़ना है। ये बात हमको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट में देखेंगे, हम हर प्रकार के परिवर्तन को प्रगति हम नहीं कह सकते हैं और इसीलिए नेक्स्ट में देखना पड़ेगा हमको क्या कि सामाजिक प्रगति के मापदंड क्या हैं। और बच्चों, इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे हम कल। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। कोई भी क्वेरी हो आप मुझे हमेशा की तरह फ़ोन कर सकते हैं, मेल पर अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप पे आकर के आप मुझे अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। ठीक है, कल फिर मिलते हैं और इसी टॉपिक को अर्थात सामाजिक प्रगति के मापदंड को कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।